हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्रेप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO 2020 की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और अब आप टाइम आ चुका है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश को लेकर है, बिकॉज इंग्लिश को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है एंड एज यू नो कि इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है तो 20 मिनट्स में आपको आपका इंग्लिश का जो 30 मार्क्स का पेपर है वो सॉल्व करना है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कशन है। 2019 का मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर लिया है और मैं आपको उन अप्रोच के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके का अप्रोच यूज करके आप अपने इंग्लिश सेक्शन को एस कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट, हम पहले देख लेते हैं IBPS इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका 12 अक्टूबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट को जो हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए थे। एज यू कैन सी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज यूजुअल जो हमेशा 30 होता है वो दिया हुआ था, राइट। लेवल ऑफ एग्जाम यूजुअली मॉडरेट टू टफ ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली आप यही कहेंगे कि वो मॉडरेट होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चंस दिए गए थे जो चाइनीज एजुकेशन एज कंपेयर टू इंटरनेशनल एजुकेशन पे बेस्ड था, ठीक है। क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चंस थे आपके पास, ओके। एंड फिल इन द ब्लैंक्स के आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे जो सिंगल फिलर्स थे, ठीक है, यानी कि एक फिल इन द ब्लैंक था। वर्ड एक्सचेंज यानी कि जिसको आप वर्ड स्वैप भी कहते हैं वो क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट। वर्ड स्वैप आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे IBPS का हो एग्जाम या SBI का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एरर स्पॉटिंग के 7 क्वेश्चंस दिए गए थे। ये भी आपको पता है कि बेसिकली जो एरर स्पॉटिंग है वो एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग आप जिस नाम से भी जानते हैं, उसके 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। आज का जो हमारा सेशन है मैंने उसमें आपके इस पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ओके, बिकॉज एक पार्ट में बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता डिस्कशन, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस और वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे वो हम पार्ट 2 में कल डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने पेपर का आपको बता दिया है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दिया गया है आपको। ये है हमारा लास्ट 2019 अक्टूबर का पेपर। यहाँ अभी जो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो एरर स्पॉटिंग के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट कि आप डायरेक्शन रीड करिए, और खैर आपको ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्शन मालूम है बिकॉज इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जो गिवन सेंटेंस है उसमें हमें एरर आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो हमारा आंसर होगा नो एरर, ओके। इस केस में यानी कि जब आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको डायरेक्शन में ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन, तो आपको कभी भी पंक्चुएशन एरर्स को ढूंढना नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। फाइन, चलिए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एरर डिटेक्शन एंड इट सेज सेवरल न्यू बिजनेस have come up recently due to various schemes introduced by the government. Okay, मैंने आपसे बार बार कहा है और अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया था आपको कि हमें इन सेगमेंट्स को पहले पूरा रीड कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको सेगमेंट वाइज चेक करना है। तो हम पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेवरल वर्ड दिया हुआ है, सेवरल मीन्स मोर देन, व्हाट इट मीन्स मोर देन 2, ऑलवेज, ठीक है, मोर देन 2 इट मीन्स कि ये वर्ड कैसा आ गया, this given word is in plural form, okay। several new business, but जो word business दिया हुआ है this noun is but singular। आप business कितने हैं, several हैं, यानी कि several का रिलेशन हमें किसके साथ शो करना था, business के साथ। तो अगर several plural in meaning है तो business word कभी भी यहां नहीं आ सकता, यानी कि हमारा error इस word business में दिया हुआ है। आपको याद रखना है बिजनेस की जगह पे हमें क्या रखना होगा, इसका प्लूरल फॉर्म यानी कि बिजनेसेस, ओके। एम आई क्लियर? तो ये यही एरर था, पहले ही पार्ट में आप देखते तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते। अगर आपको आपके आंसर को श्योर करना है, एक्यूरेसी देखनी है, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है हैव, यानी कि अगेन आई हैव अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ जो आपको हेल्पिंग वर्ब हैव दिया था वो श्योर कर रहा है कि ये पूरा फ्रेज आपका प्लूरल होना चाहिए। तो सेवरल तो ऑलरेडी प्लूरल था, बट हमें बिजनेस को भी क्या करना होगा,
बिजनेसेस जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी 100% एक्यूरेसी यहाँ पे आप गेन कर लेते हो, यानी कि ये 100% राइट है आपका क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू accomplish, then simply make a decision and do it rather than waited for the right time. Okay, इस सेंटेंस को भी हमने पूरा रीड कर लिया। अब सेगमेंट वाइज चलिए। इफ देयर इज समथिंग यू वांट, अगर आप कुछ चाहते हैं पाना या अकॉम्प्लिश करना, देन तब क्या करना है हमें? सिंपली मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन लीजिए एंड डू इट। अब आपको ये याद रखना है, एंड डू इट रादर देन वेटेड फॉर द राइट टाइम। उस डिसीजन को पूरा करिए, उसे करिए रादर देन। आपको यहाँ पे वेटेड दिया हुआ है, आप देख रहे हो कि आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहीं पे भी पास्ट का डिस्कशन हमें देना ही नहीं है, वे और आपको सेंटेंस में दिया हुआ है वेटेड, तो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। हमें क्या चाहिए? आपको यहाँ पे क्या दिया? आपको देखो रादर देन दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या शो करना है आपको? रादर देन जो वर्ड होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि हम कुछ ना कुछ नेगेशन देने के लिए यूज करते हैं। ये याद रखना है आपको कि रादर वर्ड जो है, जब भी आपको रादर देन मिलता है तो याद रखना है कि हमें वहां कुछ नेगेशन देना है। ठीक है, तो अब अगर आपको नेगेशन देना है तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? रादर देन वेटेड। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम रादर देन को यूज कर रहे हैं तो जो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो वेटेड की जगह पे आप क्या करेंगे? रादर देन वेटिंग। ठीक है, यानी इंतजार करने के बजाय आपको वो काम पूरा कर लेना चाहिए। तो यहां जो आपका एरर था वो हमारा किस पार्ट में है? आप देख सकते हैं कि एरर जो है वो हमारा फोर्थ पार्ट में है। क्लियर हो गया? Am I clear? बस आपको ये याद रखना है कि रादर देन जो वर्ड है वो हमेशा नेगेशन शो करता है। ठीक है, डू इट रादर देन वेटेड वर्ड आप यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपको उसकी जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगा, या तो आप वेट करिए या फिर हम करेक्ट फॉर्म क्या ले सकते हैं? वेटिंग। ये दोनों ही वर्ब यहाँ पे करेक्ट बैठ सकते हैं। क्लियर? तो ग्रामेटिकली कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको रूल अप्लाई करके ही सेंटेंसेस का एरर आइडेंटिफाई करना है। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। Experts suggest that making work rewarding may mean rethinking the way company are led. Okay, this is again a very easy question. आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको क्या देखना है? एक्सपर्ट्स लिखा है, इसका मतलब प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, यानी कि ये पार्ट बिल्कुल सही है। मेकिंग वर्क रिवॉर्डिंग, अगर आप एक्सपर्ट्स का कहना है, सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपने काम को रिवॉर्डिंग बनाना है, मे मीन थिंकिंग, अब मे के बाद हमको हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। रीथिंकिंग द वे कंपनी आर लेड, अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ आर दिया हुआ है, आपको आर क्या शो कर रहा है? आपको प्लूरल ऑक्सिलरी। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया था ऑक्सिलरी जो है वो प्लूरल है, तो फिर कंपनी नहीं आ सकता। हमें पता है कि प्लूरल के साथ हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? कंपनीज। तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का केस दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ यही चेक करना था कि क्या सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे को अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा जो सवाल आ रहा था वो कंपनी का था, कंपनी की जगह पे हमें क्या यूज करना है? कंपनीज। तो आप देख सकते हो कि हमारा एरर इस टाइम पे भी कौन से पार्ट में है? फोर्थ पार्ट में। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Psychologist has done a considerable amount of research to assess the effectiveness of various strategies for behavior modification. Okay, तो हमने पूरा रीड कर लिया। Now let's go segment wise. पहला आपको दिया हुआ है psychologist. Here the subject is psychologist, which is plural. आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ है that is plural. फिर आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है वो क्या है? हैज। अब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केस। जब आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजिस्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज होने के बजाय क्या होना चाहिए था? दिस हैज टू बी हैव। एंड ये सेंटेंस भी आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बेस्ड था, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री कराना था। तो आप देख रहे हो कि साइकोलॉजिस्ट के साथ कभी भी हैज का अग्रीमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो वर्ड दिया हुआ है आपको नाउन, दैट इज प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो वहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैव होगा, ना कि हैज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वी ऑल हैव द एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट
but only if we decide what is important to us and we want to accomplishing. Okay, तो आपको रीड करना है यहाँ से, we all have, we के लिए have आ रहा है, बिल्कुल सही है, to focus and concentrate, ठीक है, लेकिन बट ओनली इफ वी डिसाइड, अगर हम निश्चय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो ही हम उसे अकम्प्लिश कर पाएंगे. अब देखो, आपको सेंटेंस में यहाँ पे बहुत बड़ा जो एरर दिया हुआ है, आप रीड करोगे तो ही सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, बट स्टूडेंट, जैसा कि आप बहुत स्टूडेंट जो बार बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सेंटेंस ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, इस बात पर जाकर एरर कभी नहीं फाइंड करना है. कुछ केसेस में शायद ये ट्रिक काम आ जाए, लेकिन हर बार आप ये ट्रिक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो शायद आपको नहीं पता होगा, इस वजह से वो सेंटेंस आपको ऑकवर्ड लगेगा. लेकिन याद रखिए, साउंड के बेस पे जाकर आप एरर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, आपको एरर हमेशा रूल के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करना है. यहां आपको क्या मिल रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी वांट टू अकॉम्प्लिशिंग, गलत हो गया. आपको पता है कि जब हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो हमें वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना होता है. वी वॉन्ट टू अकॉम्प्लिशिंग इज रॉन्ग. क्या होना चाहिए था, ये अकॉम्प्लिश. ओके, और एक और ब्लंडर जो इस सेंटेंस में है वो ये एंड है. ठीक है, क्या होना, इसको कैसे करेंगे हम, वी ऑल हैव द एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट बट ओनली इफ वी डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस वी दैट वी वांट टू अकॉम्प्लिश. ओके, तो आपको यहां पर ये याद रखना है कि जब भी इंफिनिटिव फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, तो हमेशा वो कौन से फॉर्म में आता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. तो इस चीज पर ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरीके के सिली एरर्स दिए जाते हैं. यहाँ सेंटेंस भी बहुत ऑकवर्ड साउंड कर रहा था, आप इजीली एरर डिटेक्ट कर सकते थे. आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखते हैं तो इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, यानी कि स्कोरिंग. ठीक है, चलिए मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ. सो हियर इन द सिक्स क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, जस्ट अराउंड 2 decades ago few imagined that the robust data messaging voice and video connections could be established with such ease. क्या कहा जा रहा है आपसे, कुछ दशकों तक, मतलब 2 दशक पहले तक, फ्यू नेगेटिव वर्ड होता है स्टूडेंट, याद रखना है, यानी बहुत कम लोग ऐसा सोचते थे, ये इमेजिन कर सकते थे कि मैसेजिंग, वॉइस, वीडियो कनेक्शंस ये इतनी आसानी से स्टैब्लिश हो पाएगा. ठीक है, बात कब की हो रही है, 2 decades ago. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी उन लोगों के लिए है जो आज से 2 दशक पहले थे. तो आपको जब ऐसी पॉसिबिलिटी देनी है पास्ट में, ठीक है, तो हमें फ्यू इमेजिन वर्ड, ये देख रहे हो आप प्रेजेंट में दिया है, दिस इज रॉन्ग. हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, फ्यू कुड इमेजिन, ये आ जाएगा आपका राइट कॉन्टेक्स्ट. क्लियर हो गया आपको. यहाँ पे भी देखिए, कुड बी स्टैब्लिश, ऐसा सोच सकते थे. ठीक है, तो आपको यहाँ फ्यू इमेजिन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिन करेंगे तो आपका वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. हमें यहाँ पर सेंटेंस को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट का भी दिया हुआ है. तो आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, फ्यू इमेजिन जो है वो पार्ट प्रेजेंट का शो कर रहा है. तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, फ्यू कुड इमेजिन आप करेंगे, आपका सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. यहाँ टेंस का एरर था स्टूडेंट. टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका आना एग्जाम में फिक्स्ड है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ. I know I will be compelled to leave this house this week, which will be very disadvantageous for me. Okay, सेंटेंस में याद रखिए, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये फ्रेज यूज करते हैं. बट स्टूडेंट, यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट रूल है, इनफैक्ट आप ऐसा कह लीजिए, वो याद रखना है. देखिए, हम विल का यूज और शेल का यूज फ्यूचर दिखाने के लिए, इन दोनों का यूज हम फ्यूचर दिखाने के लिए करते हैं. लेकिन विल जो है वो आपको जनरल फ्यूचर शो करता है, जबकि शेल का यूज हम फ्यूचर के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी दिखाते हैं. ये आपको ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर ऑब्लिगेशन शो करता है. ठीक है, यहाँ पे कंपेल्ड वर्ड लिख रहा है, जो ऑब्लिगेशन है,
दिया होता है, या ऑब्लाइज्ड टू लिखा होता है, या कंपेल्ड टू लिखा हुआ है, जब भी ऑब्लिगेशन देना होगा तो हमें पता है कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हमेशा शेल का यूज करते हैं, और आप कभी भी वहां विल का यूज नहीं करेंगे। पर कब नहीं करना है? जब आपको ऑब्लिगेशन देना है। अब क्या है, आई नो कि मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ सिंपल सा एरर था, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई शेल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस में ऑब्लिगेशन दिया जाएगा तो आप वहां पे कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, हम वहां शेल का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका मॉडल वर्ब का एरर था। तो आपको मॉडल वर्ब पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब से भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं। ये हमारा एरर स्पॉटिंग का 7 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्लोज टेस्ट का। वेल स्टूडेंट, आपको पता है कि क्लोज टेस्ट में आपको क्या होगा, एक पैसेज दिया गया होगा। उस पैसेज में आपको ये पहले 10 क्वेश्चंस का आता था, लेकिन अब ये 5 क्वेश्चंस का ही हो रहा है। 5 वर्ड्स आप यहाँ पे आपको 5 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है, हर ब्लैंक के लिए 6 ब्लैंक्स है, और हर ब्लैंक के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है ब्लैंक में, वो आपको फिट करना होता है, ठीक है। और जो अनफिट है हम उसे एलिमिनेट करते हैं। बेसिकली जो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, इसमें जो अप्रोच आपको यूज करना है, वो अप्रोच मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहली बात ये कि हमें पैसेज को पहले एक बार कैजुअल रीड कर लेना चाहिए। जो भी पैसेज है उसको कैजुअली रीड कर लीजिए एक बार, ठीक है। कैजुअली डज नॉट मीन यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, यू जस्ट हैव टू डिटेक्ट द थीम, ठीक है। आपको सिर्फ थीम डिटेक्ट करना है। रीड करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें पैसेज का जो थीम है वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। थीम आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है ताकि आप वर्ड्स को एलिमिनेट करने में आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। वर्ड हम जो हमारा अप्रोच होता है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है उन्हें एलिमिनेट करते जाइए, और फाइनली आपके पास वो ऑप्शन आएगा जो ब्लैंक में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, और वही हमारा राइट चॉइस। क्लियर? पहले देख लेते हैं कि पैसेज आपसे क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें कैजुअल रीडिंग करनी है, ऊपर क्या मिला आपको, द 2 वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साफ साफ पता चल रहा है आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो इन इकोनॉमिक डिस्कशन, ओके, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, वहां पे भी क्या मिला, टू अ लेमैन these two terms to be synonym। these two terms मतलब हम वापस से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। आगे आप जा रहे हैं तो उसी बात को वो एलैबोरेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉडर है देन इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वालिटेटिव है, और इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब कर दी। यानी कि जो पूरा पैसेज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, और इन दोनों के बीच का जो फर्क है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इनके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो इस पैसेज में आपसे डिस्कस किया गया। फाइन, चलिए मूव करते हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो ये मैंने 8 और 9 क्वेश्चन के लिए अलग से ब्लैंक ले लिया है, ताकि आप आराम से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके हम इसको रिलेट करके ब्लैंक में फिल कर सकें। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। द 2 वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज्ड, डैश दिया हुआ है आपको, इन इकोनॉमिक डिस्कशन, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स इकोनॉमिक डिस्कशन में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है ट्रोमैटिकली, सेंसिटिवली, वाइडनिंग, अंडरस्टैंडिंगली और इंटरचेंजेबली। ट्रोमैटिकली का मतलब ट्रॉमा से रिलेटेड है, कुछ ऐसा तो हमने बात करी नहीं है, एलिमिनेट। आर ऑफन यूज सेंसिटिवली, ये क्या सेंसिटिव वर्ड्स हैं, इनको हम सेंसिटिवली यूज कर सकते हैं, गलत। वाइडनिंग, आर ऑफन यूज, वाइडनिंग का वर्ड ही गलत आएगा कॉन्टेक्चुअली, ये वर्ड जो फॉर्म दिया हुआ है जेरेंट का वो बिल्कुल गलत है, गलत। अंडरस्टैंडिंगली इन आर ऑफन यूज, आप उसको समझदारी के साथ यूज करते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बच रहा है आपके पास इंटरचेंजेबली। और अगर फिर भी आपको डाउट आता है, जरा नीचे देखते हैं। फ्रॉम द टाइम द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एज डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, it did not differ from growth economics, but
टेक्निकली स्पीकिंग दे आर नॉट सेम। ऊपर ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को कुछ हद तक एक जैसा कंसिडर करते हैं, लेकिन टेक्निकली वो अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वर्ड को हम एक दूसरे से इंटरचेंज करके यूज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये एक दूसरे के सिनोनिम्स। क्लियर हो गया? तो पहला जो ऑप्शन आपका था यानी एट्थ ब्लैंक, उसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो इंटरचेंजेबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। फ्रॉम द टाइम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स as a distinct field of study after the World War II. It did not differ from growth economics. Okay. इस टाइम पे अभी आपसे क्या नाइन्थ ब्लैंक में पैसेज आपसे कह रहा है फ्रॉम द टाइम, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल द प्रेजेंट टाइम। ओके, यानी कि हम पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक का कॉन्टेक्स्ट देकर ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है वो एक डिस्टिंक्ट फील्ड है स्टडी का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है क्या ऑप्शन आ सकता है। एमर्ज्ड, अपीयरिंग, इंट्रोड्यूस्ड, ऑनगोइंग और डेवलप। अब आप जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, हर ऑप्शन को उठा के ब्लैंक में रखकर देखते हैं, जो साउंड बराबर कर रहा होता है, प्रॉपर कर रहा होता है, उसको अपना आंसर बना देते हैं। तो स्टूडेंट आप याद रखिए कि एग्जामिनर बहुत स्मार्टली आपको ट्रैप देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको उसके दिमाग को समझना पड़ेगा कि वो आपको ऑप्शंस कैसे दे रहा है। यहां पर हमें क्या देखना है, फ्रॉम द टाइम डेवलपमेंट इकोनॉमिक हैज अ डिस्टिंक्ट, यानी कि काफी समय पास्ट में के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से ही हमने इसे एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी बना दिया है। ठीक है, इट डिड नॉट डिफर फ्रॉम ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ इकोनॉमिक्स से अलग नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, एमर्ज्ड, अपीयरिंग। अब आपको देखो ध्यान में क्या रखना है, हमें जो भी ऑप्शन ब्लैंक में रखना है वो पार्टिसिपल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पार्टिसिपल फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि आपका सेंटेंस है फ्रॉम द टाइम, ये वर्ड इस एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पे पार्टिसिपल की जरूरत पड़ेगी। फ्रॉम द टाइम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस्ड एज अ, नहीं हो सकता, इंट्रोडक्शन की बात तो नहीं करी है। ठीक है, ऑन गोइंग आ नहीं सकता, फॉर्म ही चेंज है। अगर डेवलप्ड दिया होता तो शायद एक बार को आप कंसिडर करते, पर ये फॉर्म ही गलत दिया हुआ है। अपेयरिंग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फॉर्म गलत होने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास बचता है एमर्ज्ड। ठीक है, अब एमर्ज जो वर्ड है वो अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि जो एमर्ज्ड ऑप्शन है वो ग्रामेटिकली करेक्ट बैठ रहा है, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट चॉइस है वो क्या हो जाएगा, एमर्ज्ड। क्लियर? ठीक है, आपको इसी तरीके से क्लूज लेकर ही सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अ लेमन दीज टू टर्म्स टू बी सिनोनिमस। अब वो लेमन के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों टर्म्स यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो सिनोनिमस। ठीक है, ओके, ऑप्शंस की तरफ आते हैं। अपीयर, सीम्स, लिटरली टू बी सिनोनिम्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये पहले निकल गया, लिटरली का मतलब आएगा ही नहीं। लिटरली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह। तो अभी जब आप सिनोनिमस बोल ही रहे हो तो लिटरल की जरूरत ही नहीं है, अज्यूम करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता। एलिमिनेटेड। नोज टू बी सिनोनी, नोन टू बी होता तो शायद एक बार को सही भी होता, बट गलत दिया हुआ है वर्ड, ग्रामेटिकली कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, इसलिए ये तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक अपीयर और दूसरा सी। इनफैक्ट ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे ग्रामर भी यूज करना होता है आपको। दीज टू टर्म्स, यहाँ पर हमारा जो कंटेक्स्ट है वो प्लूरल जा रहा है, यानी यहां भी जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आना चाहिए। सीम्स जो है वो क्या हो गया, सिंगुलर, तो एलिमिनेट कर देंगे, बचा क्या आपके पास, अपीयर, और यही हमारा करेक्ट चॉइस। ठीक है, यानी कि 10th ब्लैंक में हमारा राइट चॉइस क्या है, ए। क्लियर? चलिए, हाउएवर अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिया है। इन 1950s एंड 1960s इकोनॉमिक्स ड्रू अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन में ये कहा गया है सिर्फ ये सिनोनिमस थे, लेकिन 50s में और 60s में इकोनॉमिक्स ने इनको डिवाइड कर दिया, डिमार्केट कर दिया। ठीक है, मतलब इनको डिवाइड कर दिया, इनका जो कॉन्सेप्ट था उनको अलग अलग कर दिया। क्या अलग किया, लाइन ऑफ डिमार्केशन किसके बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक लाइन खींच दी गई, यानी इनको अलग अलग कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक ब्रॉडर
क्या है? टर्म है, थियरी है, अंडरस्टैंड है, वर्किंग है, कॉन्सेप्ट है? क्या है? वर्किंग नहीं हो सकता, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, थियरी तो यहाँ कोई दी नहीं है, एक की बात हो रही है, थियरीज वैसे भी नहीं आ सकता, टर्म्स नहीं है, एक की बात हुई है, तो ये भी गलत। बचा क्या आपके पास? कॉन्सेप्ट, सिंगुलर फॉर्म में यही प्रेजेंट है, तो करेक्ट चॉइस क्या हो गया आपका? क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया आपको? ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे के ब्लैंक्स के लिए यही से क्लू लेना है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट इज टेकन टू मीन ओनली क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एन इकोनॉमी। यानी डेवलपमेंट को हम किस लिए कंसीडर करते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन के, इकोनॉमी के क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन के हिसाब पे हम इसको कंसीडर करें। क्लियर? चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज दस क्वांटिटेटिव, यहाँ पे कहा गया है, ध्यान से पढ़िए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज दस क्वांटिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, यहाँ बात किसकी की? ये क्या है? क्वांटिटेटिव। जबकि यानी कि यहाँ पे आइडिया इसके अगेंस्ट जाना चाहिए, क्वांटिटेटिव यहाँ है तो यहाँ कुछ और होना चाहिए क्योंकि वाइल लगा दिया है, ठीक है। क्या आ सकता है? क्वालिटेटिव, गाइड, क्वांटिटेटिव आ ही नहीं सकता। डेरोगेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ नेगेटिव रिमार्क्स हो, तो उसका तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, कुछ प्रमोशनल, कुछ सवाल ही नहीं उठता। क्वांटिटेटिव होगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरा क्या आता है? क्वालिटेटिव। गाइड भी नहीं आ सकता, बचा आपका एक ही ऑप्शन एंड दैट इज क्वालिटेटिव। क्लियर? कुछ चीजें आप बहुत ज्यादा, रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, आप रीडिंग करते हैं, तो आप बहुत इजीली वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके ब्लैंक में रख सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Experts suggest that growth involves focusing on height or weight while development focuses on the change in functional capacity. ठीक? Economic growth is defined in positive term. हम इसे positive term में define करते हैं. It is dashed by the sustained increase in real, national और per capita income. Okay, कैसे हम इसे देखते हैं? कैसे? It is dashed by, यहाँ में पता नहीं है कि क्या दिया हुआ, ठीक है? It is dashed by the sustained increase in, कैसे आप इसको कंसिडर करेंगे? इन सबके कंसिडर करेंगे, इन सबके अकॉर्डिंग, रियल, नेशनल और पर कैपिटा इनकम। ऑफ इट इज ऑब्टेन्ड होता तो शायद सही होता, पर गलत वर्ब दिया है। एंटर में भी ईडी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, और खैर एंटर का तो सवाल ही नहीं उठता। डिमांडेड का सवाल नहीं उठता क्योंकि मीनिंग डिमांड का रिलेशन तो आ ही नहीं रहा है। कैलकुलेटेड होता तो एक बार को शायद आप समझते कि हाँ ये सही हो सकता था, लेकिन वर्ब का फॉर्म गलत है, इसलिए ये भी एलिमिनेट। बचा आपका मेजर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? मेजर्ड। यानी इट इज मेजर्ड। कैसे हम मेजर करेंगे? बाय द सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल, नेशनल और पर कैपिटा इनकम ऑफ अ नेशन ओवर टाइम। क्लियर? फाइन, तो ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट, और अब हम मूव करते हैं हमारे वर्ड स्वैप क्वेश्चन की तरफ। वेल स्टूडेंट, रिसेंटली ये जो आपका क्वेश्चन है वर्ड स्वैप, या जिसमें वर्ड एक्सचेंज किए जाते हैं, ये लास्ट 4 ईयर्स से काफी बार एग्जाम में रहता है, चाहे एसबीआई हो या आईबीपीएस। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, पर बहुत 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 इजी होता है, स्टूडेंट्स को लेकर बहुत परेशान होता है, बट इसमें कुछ भी परेशानी जैसा नहीं है। सिर्फ इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ध्यान रखना है अपनी रीडिंग स्किल का। थोड़ा सा रीडिंग स्किल पर फोकस करिए, ठीक है। और कुछ हद तक हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रामेटिकल अप्रोच की, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको बस ध्यान रखनी है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स तीसरा, थर्ड एंड द मोस्ट इज वोकैब। अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप इन्फर नहीं कर पाओगे, इसलिए इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th वन, टू कैरी द illicit scale of liquor in areas under limit, the authorities have laid down a prohibition on the amount of alcohol one can restrict. Okay, यहाँ पे हमें जो समझ में आएगा, क्या क्या आ रहा है? illicit sale of liquor in areas, ठीक है। illicit का मतलब होता है illegal, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है कि हम illicit वर्ड को किस लिए यूज करते हैं? illegal बोलने के लिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमें इलीगल सेल ऑफ लिकर को अंडर लिमिट, कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर लिमिट में, ठीक है, बट पहले देखिए टू कैरी दिया हुआ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या रखना है जिससे कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट सही जाए। टू कैरी तो नहीं हो सकता क्योंकि इलीगल कहा हुआ है, तो कैरी करने का मतलब तो आता नहीं है। हमें इस इलीगल सेल को क्या करना है? अंडर कंट्रोल रखना है, यानी कि कुछ कंट्रोल का सेंस हमें रखना है सेंटेंस में।
तो कौन सा वर्ड इनमें से आ सकता है? टू लिमिट नहीं कर सकते। लिमिट करने का मतलब हो तो रहा है लेकिन लिमिट में, हमें उसको बिल्कुल कंट्रोल करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा? ये वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी टू रेस्ट्रिक्ट द इलिसिट यानी इलीगल सेल ऑफ लिकर। अगर इलीगल लिकर के सेल को रोकना है, रेस्ट्रिक्ट करना है इन एरियाज, किन एरियाज में? जिसमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? बैन लगाया हुआ है। यानी कि क्या हो सकता है ऑप्शन? अब आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहां पे क्या हमें चाहिए था? फर्स्ट में हमें चाहिए था फोर्थ, ये ऑप्शन मिल गया हमें 1 का 4। 2 में हमें क्या चाहिए? यहाँ लिमिट दिया, यहाँ प्रोहिबिशन दिया, उन एरियाज में जिसमें ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। यानी 2 का रिलेशन किससे आएगा? 3। हो गया, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। नीचे 2 4 का रिलेशन था, 1 3 का क्या? बिल्कुल गलत है। आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको आपका करेक्ट चॉइस मिल गया 1 4 एंड 2। ठीक, चलिए आगे। Employees are ill to go to work despite being too obliged, especially in a layoff where instances of scenario are on a rise. Okay. पढ़ के क्या पता लगा? Employees are ill लिखा हुआ है, to go to work despite being too obliged. कि यहाँ पे हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसे सिनेरियो में जहां पर बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहा है। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आप टेम्पररी या परमानेंटली वर्कर्स को नौकरी से निकाल देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, ये कई बार होता है एग्जाम में, तो आपको समझना है। दिस इज दी डिस्चार्ज ऑफ वर्कर्स। अब ये टेम्पररी भी हो सकता है और ये परमानेंटली भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप समझे, पर ये डिस्चार्ज शो करता है। अब ये कहा जा रहा है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तब लोगों को नौकरी पे, मतलब वो उनको तब नौकरियों पे जाना बहुत ज्यादा ऑब्लाइज। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, किस तरीके से सेंटेंस को कंसिडर करना है, वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे सेंटेंस में कि एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा, मतलब खुद को फोर्स कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो इस चीज को ध्यान में रख के कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इसलिए वो मजबूर हैं, वो फोर्स्ड हैं कि वो बीमार होते हुए भी अपने काम पर जाएं। और स्पेशली किस केस में? ऐसे केस में जहां पर ले ऑफ जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि जहां पर डिस्चार्जिंग बहुत ज्यादा है। अब हमें इस कॉन्टेक्स्ट को करेक्ट करना है। क्या है? एम्प्लॉयज आर इल नहीं, एम्प्लॉयज आर फोर्स टू गो टू वर्क हो सकता है ना, तो आप इल की जगह पे क्या रखोगे? ऑब्लाइज्ड, यानी कि वो मजबूर हैं जाने के लिए। कहां पे? काम पे। डिस्पाइट बीइंग टू इल, काफी बीमार होने के बावजूद भी काम पर जाने के लिए वो फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं। स्पेशली इन अ ले ऑफ वेयर, अब यहां पे भी आपको देखना, स्पेशली इन ले ऑफ नहीं हो सकता, इन अ स्पेशली इन अ, यहां हमें रखना है सिनेरियो, ऐसे केस में वेयर इंस्टेंसेस ऑफ ले ऑफ, यानी जहां पे निकालने का काम ज्यादा तेजी पे है। क्लियर? यानी कि हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है? 1 और 2 का और 3 और 4 का, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? प्लीज नेक्स्ट चलते हैं। Corals are prone to temperature changes which affect their structures, making them sensitive to disease and even death. ये सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कंसिडर करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आपको ये सेंटेंस करेक्ट लगेगा। देखिए, प्रोन और सेंसिटिव एक ही मीनिंग कैरी करते हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदी में अगर बोलूं तो हाँ, आपने सुना होगा, हम बोलते हैं संवेदनशील, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ससेप्टेबल। ठीक है, संवेदनशील। आपको याद रखना है कि जो प्रोन वर्ड होता है ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हाई का सेंस आता है, जबकि ये सिर्फ ससेप्टेबल, यहाँ क्या कहेंगे आप?
हाईली ससेप्टेबल और सेंसिटिव में हम कहते हैं ओनली ससेप्टेबल। अब आप यहाँ सेंटेंस देखिए, कोरल्स आर प्रोन टू का मतलब क्या हुआ, ससेप्टेबल टू। ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन दे आर नॉट सेंसिटिव टू डिजीज कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। किस क्या हो सकता है, कोई भी प्रोन टू डिजीज होता है, ना कि सेंसिटिव टू डिजीज होगा। लेकिन कोई चीज सेंसिटिव टू क्या हो सकता है, टेम्परेचर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं ठंड में मुझे ठंड से मुझे सेंसिटिविटी होती है, इसका मतलब है कि मेरे को शायद एलर्जीज आ जाती होंगी, या मेरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, मुझे आई कैन बी प्रोन टू डिजीज, ठीक है, एंड इवन डेथ। तो आप कह सकते हो कि कोई अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस को लेकर बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है या सेंसिटिव है, तो उसको शायद आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। या हम कोरल्स की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि कोरल्स जो है दे आर सेंसिटिव, वो टेम्परेचर चेंजेस को लेकर सेंसिटिव होते हैं, जिसका असर कहाँ पे पड़ता है उनको, उनके स्ट्रक्चर्स पे, जिसकी वजह से वो जो है वो डिजीज उनको होती है, या फिर वो फाइनली मर भी सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स का लिटरल मीनिंग मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि वर्ड्स से आप क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखना है। एक, रीडिंग, अगर आप रीडिंग कर पाते हैं, रीडिंग कहने का मतलब ये नहीं कि रीडिंग करना है, रीडिंग स्किल का मतलब होता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा सेंटेंसेस को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप इससे कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन के लिए ये जरूरी है। और तीसरा, ग्रामेटिकल अप्रोच, ठीक है, क्योंकि आपको कभी जैसे यहाँ पे दिया है प्रोन टू, हमें पता है कि सेंसिटिव टू तो सही है, बट हमें हमेशा याद रखना है कि प्रोन वर्ड के साथ भी हम टू का यूज करते हैं। तो इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करके आप बहुत इजीली वर्ड्स को इन्फर कर सकते हैं और सेंटेंसेस करेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ इस केस में सिर्फ वन को हमें किससे चेंज करना था, फोर के साथ। तो बस यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, प्रोन और सेंसिटिव इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। तो आपका प्रोन वन में दिया हुआ है, ठीक है, और फोर्थ यहाँ दिया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, यानी 1 and 4। क्लियर। वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। पार्ट 2 ऑफ दिस मेमोरी बेस्ड पेपर विल बी पोस्टेड सून, वेरी सून, यानी कि कल ही हम इस चीज को बनाएंगे और आप तक लेकर आएंगे, ठीक है। तो जो आरसी के क्वेश्चंस रह गए हैं, जो फिलर्स के क्वेश्चंस रह गए हैं और फ्रेज रिप्लेसमेंट के, वो हम उस अपने जो पार्ट 2 का पेपर होगा, पार्ट 2 जो सेक्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। फाइन। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।